मानना है कि दो नावों में पैर रख के ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा। सोचते हैं लोग कि दिल्ली आकर ही प्रिपरेशन हो सकती है। सर, आपका इस पे क्या टेक है? इसमें मैटर करता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी। कि मैं जब आया यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम ब्लैंक था। मुझे ये पता था कि मुझे मेहनत कर सकता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है। जब किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है ना, तो फिर वो कितना बल्कि है या क्या है वो मैटर नहीं करता। बहुत सारी केसेस में जैसे मेरे टाउन के भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि फैमिली से उतना सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं मिल पाता। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते तो आपको रियलाइज होता है कि आपने गलती कहाँ की। हमारे ऊपर 140 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड वे। आप इस एग्जाम को एक प्रेशर की तरह ना लें, एक इंजॉयमेंट की तरह लें। सर, कुछ बच्चे मेंस एग्जाम इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन बाद में इंटरव्यू में वो हिंदी चूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो कुछ गड़बड़ है कि सही है? घंटे मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपका जो आपका टारगेट्स हैं जो आपने बनाए वो अचीव आप कर पा रहे हैं नहीं। मेरा हमेशा से लाइफ का मैटर रहा है कि मेरी लाइफ इज मोर बिगर दैन एनी एग्जाम। एज अ पेरेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए जितना भी आप उसको मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने हार्ड वर्क का फल देखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एचशाला के स्टूडियो में एक ऐसे ऑफिसर का स्वागत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी हर एक स्मॉल टाउन स्टूडेंट को ये याद दिलाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फतेहाबाद आगरा से शुरू हुई ये कहानी असम यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है, जहां श्री दीपा गुप्ता सर ने आईटी में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद ह्यूवे जैसी ग्लोबल टेक कंपनी में काम किया, और फिर एक बिल्कुल ही अलग सपना, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। लगातार 4 साल की तपस्या के बाद सर ने यूपीएससी 2020 क्रैक किया और फिर 2021 में आईसीएस जैसी सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। दोस्तों, please join me in welcoming Shri Deepak Gupta sir. Thank you so much sir for joining us today. एचशाला wholeheartedly welcomes you. थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सर, फतेहाबाद की ऐसी कौन सी यादें हैं जो आज भी ताज़ा हैं? फतेहाबाद में तो मेरा बचपन निकला है, क्लास 12 तक की पढ़ाई मैंने वहीं से ही की है। तो फतेहाबाद तो मेरे लिए एक यादों का समंदर जैसा है, जैसे उन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलना, और कितनी बार हमारी गेंदों से, क्रिकेट की गेंदों से वो लोगों के घरों की खिड़कियां टूट जाती थी, वो आज भी याद रहता है। और जैसे फेस्टिवल के टाइम पे एक दिवाली फेस्टिवल पे छोटी सी चक्री पे हम गली मोहल्ले के कितने 20-25 लोग एक साथ उसी चक्री पे उल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ आज भी, जब भी कुछ दिनों पहले ही दिवाली निकली है, तो ये सारी चीज़ें आज भी मेरे साथ फतेहाबाद की बहुत सारी ऐसी याद हैं जो आज भी हैं। ब्यूटीफुल सर। सर, फतेहाबाद के एक स्मॉल टाउन ने आपकी सोच को कैसे शेप किया? कौन सी वैल्यूज़ है जो आप आज भी होल्ड करते हैं? जैसे आपको पता ही है कि जो स्मॉल टाउन होते हैं बेसिकली वहाँ पे उतना फैसिलिटी अच्छी नहीं होती हैं या कम होती हैं कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मैनुअली वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और काम इतना जल्दी होता नहीं है, तो आपको पेशेंस भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली हार्ड वर्क की, पेशेंस की जो क्वालिटी मेरे अंदर आई है, तो वो स्मॉल टाउन के ही कारण आई हैं। और हम सभी जानते हैं कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस किस तरह से यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए, इवन सिविल सर्विस में आने के बाद, ये तरह की जो वैल्यूज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली सर, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज सो इम्पॉर्टेंट। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, वी शुड हैव बोथ दीज वैल्यूज़। सर, स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स अक्सर मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट्स को लेकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। सर, आपका क्या टेक है इस पर?
ये बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बहुत कंपेयर करता था। क्योंकि फ़तेहाबाद जैसे छोटे टाउन में, अगर मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट की भी बात करूं, तो जब भी मैं बड़े बड़े कॉलेज जैसे आरबीएस कॉलेज है, दयाल बाग यूनिवर्सिटी है, सेंट जॉन्स कॉलेज है, इनका नाम जब भी न्यूज़पेपर में सुनता था बहुत घबराहट होती थी। और जब मैंने पहली बार भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया क्लास 10th में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लखनऊ के, मेरठ के, कानपुर से ऐसे बड़े बड़े शहरों के स्टूडेंट भी अगर इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो हम किस तरह से उनके साथ compete कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस तरह का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत एक स्वाभाविक चीज़ है कि हर किसी के मन में आता ही है। पर एक साथ जो हमें मेरे मन में कबीरदास जी का जो दोहा स्कूल के समय से मुझे हमेशा याद रहता था कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाड़ ते सिल पर परत निशान। तो ये चीज़ मुझे बहुत हमेशा याद थी कि आप अभ्यास करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, मेहनत करिए, और पेशेंस जिस तरह से हमने बात की वो आप रखते हैं, तो डेफिनेटली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तभी आता है जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं, वरना टैलेंट की वजह से कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। तो आप लगातार अभ्यास करेंगे तो ये आप उन बच्चों से भी बेहतर कर सकते हैं। राइट सर, एवरीबडी इज़ यूनिक, तो आपको कंपेयर करना ही क्यों है दूसरों से खुद को। राइट सर, स्कूल डेज ने एक स्कूल बेसिकली एक फाउंडेशन होता है, जैसे कैटरपिलर होता है। सो दैट स्कूल शेप्स अस कि हम एक प्यूरफुल बटरफ्लाई एक दिन बनकर उड़ सके। सर, स्कूल ने आपको कैसे शेप किया, आपके करियर पाथ को कैसे शेप किया? तो स्कूल में भी जिस तरह से, जैसे मुझे बहुत छोटी छोटी कविताएं और कहानियाँ स्कूल की बहुत पसंद थी। जैसे हम सभी ने कविता या कहानी सुनी है, जो कछुआ और खरगोश की कहानी, वो आज भी मेरे साथ अटैच इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम सब यूनिक है। हम सबकी जर्नी यूनिक है, हम सबकी जर्नी तक पहुंचने की स्पीड है वो यूनिक है। तो कछुआ खरगोश की जो कहानी हमने स्कूल में पढ़ी थी वो भी मुझे यूपीएससी के अटेम्प्ट में बहुत हेल्पफुल रही। कि डेफिनेटली मैं प्रीवियस अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो गया, किसी का दूसरे में हो गया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपनी स्पीड से अगर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के माध्यम से अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। तो ये स्कूल की इस तरह की कहानियाँ मुझे बहुत हेल्पफुल करती हैं। और अगर मैं कैरियर डायरेक्शन की बात करूं तो एनसीसी जो है वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही लाइफ का कैरियर डायरेक्शन के लिए चेंजिंग फेज था। क्योंकि जब मैं क्लास 11th में आया तो उसी समय हमारे फतेहाबाद टाउन में पहली बार एनसीसी आई थी। और मेरा सरकारी स्कूल था तो जनरली इस तरह की चीज़ें सरकारी स्कूल में ही पहले आती हैं। तो वहाँ पे जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और तो आर्मी ऑफिसर के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पे जो हमें डिसिप्लिन मिलता है, टीम वर्क के बारे में जो पता चलता है, जो सिविल सर्विस की भी इसेंशियल क्वालिटी है, ठीक है। तो उसमें हमें एक जो कैरियर डायरेक्शन का जो पता चला कि उस समय से पहले हमें पता भी नहीं था कि कैरियर होता क्या है। तो वहाँ से पता चला कि चलो आर्मी में जा सकते हैं या सिविल सर्विस में जा सकते हैं या कुछ कैरियर नाम की भी कोई चीज़ होती है, किसी तरफ हमें सोचना है। तो एनसीसी ने ना सिर्फ मेरे कैरियर को एक अलग डायरेक्शन दी बल्कि मुझे वो सोच भी दी जो इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इसेंशियल होती है। Right, sir. So NCC taught sir a discipline that is so important in civil services journey. सर, आपने ये भी सोचा कि आप डिफेंस एग्जाम्स भी दोगे, डिफेंस की तरफ भी आप जा सकते हो बिकॉज आपने एनसीसी ज्वाइन किया? बिल्कुल, मैंने इवन एनसीसी का मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो उसका कुछ एडवांटेज भी रहता है। मैंने ट्राई भी किया था बट समहाउ मेडिकल इश्यूज हो गए, उस समय मेरी हेल्थ ख़राब भी हो गई। तो और आर्मी के लिए फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो समहाउ मेरी शायद डेस्टिनी में भी नहीं था कि मैं आर्मी के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ या जा पाऊँ। तो फिर उस समय मुझे अपना ये प्लान चेंज करना पड़ा। राइट सर, कुछ लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, कुछ सर आप जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो हम लोगों के बीच में रहकर सर्व कर रहे हैं। सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। सर, फतेहाबाद से असम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, सर कुछ ऐसी वैल्यूज़ या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस जो इस ट्रांजिशन में आपको हेल्प किया? फतेहाबाद से असम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो सफ़र है मेरी लगभग
55 से 60 घंटे की एक लॉन्ग ट्रैवल जर्नी हुआ करता था। Right. और 2010 में मैंने असम यूनिवर्सिटी सिलचर को ज्वाइन किया। तो उस समय नॉर्थ ईस्ट में आज भी काफ़ी दिक्कत है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इतना लंबा जर्नी के टाइम पे मैं क्या करता था कि अपना एक रूट मैप ट्रेन का रखता था। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ट्रेन है जो मेरी जो जर्नी होने वाली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम Right. और मेघालय जैसे राज्यों से होकर निकलती है। Right. तो इन जब आप राज्यों से जाते हैं, वहाँ के लोगों से जो ट्रेन में आते हैं, ट्रेन तो हम जाते हैं कि एक मिनी इंडिया है। तो आप Absolutely. लोगों से बात करते हैं तो उनकी क्या कल्चर है, वैल्यूज है, वो आपको पता चलती हैं। Exactly. सिमिलरली असम में भी उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी दिक्कत है। और आप मानिए कि नॉर्मल आपको 100-200 किलोमीटर जाना है तो लगभग आपको होल नाइट, या कभी कभी तो रिमोट एरिया से आ रहे तो फुल 24 आवर्स आपको लग जाते हैं। Right. तो इस तरह का टाइम लगता था। और वहाँ पे उस समय इंसर्जेंसी की भी काफ़ी दिक्कत थी। Right. और असम में उस समय आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, और लोग ऑटोनॉमी की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। Right. तो इस तरह की चीज़ों को जब आप वहाँ पे रहते हैं, उनके लोगों से बात करते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट थे, उनसे बात करते हैं, देन यू रियलाइज इट। और उसके बाद कल्चरली वहाँ पे जैसे बिहू फंक्शन है, तो वो Right. असम का असम। काफ़ी ज़्यादा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, तो आप उसको इन्जॉय करते हैं। साथ के साथ कल्चरली भी मेरे लिए, कल्चर के अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक भी मेरे लिए ये यूनिक ट्रांजिशन फेज रहा। क्योंकि उससे पहले मेरे को जब असम यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ था Right. तो एग्रीकल्चर ब्रांच मिली हुई थी। Right. तो वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, इंटर्न जो कॉलेज के अंदर से चेंज करते ब्रांच, तो मैंने एग्रीकल्चर से आईटी में मैं शिफ्ट हो गया। Right. ठीक है, तो आईटी ने मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया। आज भी मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर मैं किसी एक चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देना चाहूँगा। Right. क्योंकि वहाँ पे आईटी ने ही मेरे अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग का है, और जो एनालिसिस की बात करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर की बात करते हैं, तो वो आईटी ने ही मेरा फ्यूचर सेव किया है। तो इसमें असम यूनिवर्सिटी सिलचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट सर। सर, आपने ऑलरेडी ये शेयर कर दिया है कि आईटी ने आपकी लाइफ को कैसे शेप किया, एंड यू वांट टू गिव क्रेडिट टू इट। सर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेसमेंट्स ज्वाइन करें या फिर कोई सर्विसेज के लिए तैयारी करें, तो आप उन स्टूडेंट्स को जो अभी द्विधा में हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मानना है कि दो नावों में पैर रख के ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। राइट, ट्रू सर, ट्रू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान, जैसे मैं पहले भी बात की है कि हर इंसान एक यूनिक इंसान है। Right. तो उस इंसान को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ। क्योंकि प्लेसमेंट के बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है कॉर्पोरेट लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, इवन गवर्नमेंट लाइफ में भी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो आपकी उसी तरह से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आप उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। Right. लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे हायर एग्जाम के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। Right. ठीक है, तो मेरा ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यही एडवाइस रहेगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है क्लैरिटी। राइट। दोनों चीज़ ही बेटर है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि क्लैरिटी के साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कन्विक्शन। जो भी आप करें उसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहेगा तो डेफिनेटली आप जिस किसी भी पाथ के साथ जाएंगे उसमें डेफिनेटली आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। राइट सर, सो क्लैरिटी एंड कन्विक्शन दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। सर, क्लैरिटी कैसे ला सके, इस पे आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्लैरिटी के लिए तो मुझे गौतम बुद्धा का जो है, हम देखते हैं उनकी एडवाइस जो रहती है, हम जो उनके जो मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ इमेजिन वही कीजिए, किसी एक शांत जगह पे आप बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी जो भी आपको अच्छा लगे, और किसी पेड़ के नीचे गार्डन में बैठना है, जहाँ पे भी आपको, घर में बैठना है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन तक आ चुके हैं, लगभग आप 18, 20, 22, 24 साल की एज पे हैं। तो उस एज में आप अपने बारे में अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाह रहे हैं लाइफ में, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और
पहले तो हम बोल सकते थे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज की हम डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिंगल सेकंड में, सिंगल क्लिक पे आपके पास अवेलेबल है, तो जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे आप नेट पे इवन चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। तो एक बार जब आप अपने आप पे थॉट प्रोसेस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होता है और आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलती है। और क्लैरिटी होती है तो जो हम सपना देखते हैं उसके प्रति हमारा जो विश्वास होता है, कन्विक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। राइट राइट। तो कंप्लेंट नहीं करना है बेसिकली, आपने गट्स को ट्रस्ट करना है और दिल पे हाथ रखना है, कहना है ऑल इज़ वेल, और फिर आराम से बैठकर, जैसे सर ने कहा गौतम बुद्धा की तरह बैठकर सोचो और क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। थोड़ा सा समय भी लग सकता है लेकिन इट विल कम ग्रेजुअली। सर ह्यूवे, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन से सही है, ह्यूवे जैसे ग्लोबल टेक में आपने काम किया सर, उसने आपके ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस है जो सिविल सर्विसेज में आपको हेल्प कर रहे हैं? तो क्योंकि हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है और किसी भी कंपनी में या कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप काम करते हो तो 2-3 चीज़ें बहुत आपके फेस करते हैं। नंबर एक, डेडलाइंस। आप भी आज मॉडर्न टाइम में आप देखिए हर कोई डेडलाइन को लेके इतना सजग रहता है कि मुझे इस डेडलाइन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है। तो बेसिकली इट्स अ टाइम टेबल, इट्स अ प्लानिंग कि हाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर टास्क। उस टाइम टेबल के भीतर, उस डेडलाइन के भीतर आप किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस तरह से फिनिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा लर्निंग रहती है कॉर्पोरेट लाइफ से। सेकंड चीज़ जो आती है वो है टीम वर्क, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप सिंगल हैंडली कर ही नहीं सकते। सेम होता है सिविल सर्विस में, जब आप आ जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं अक्रॉस द कंट्री, इवन फॉरेन में भी आप असाइनमेंट अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पे इतना टीम वर्क का रोल रहता है। तो ये आपको टीम वर्क कॉर्पोरेट की लाइफ से ही आपको समझ में आता है कि किस तरह से हम एक साथ टीम के साथ काम करके हमारा जो टास्क दिया गया, जो प्रोजेक्ट दिया गया, जो हम स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ मुझे डेफिनेटली मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंस से ही मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। राइट सर। और डेडलाइंस, हम जैसे जर्नी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान भी हम डेडलाइंस बनाते हैं, टाइम टेबल एक बनाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने एक वैल्यू वहाँ से सीखी। सर यूपीएससी का थॉट आपको कब आया, जॉब के दौरान या फिर पहले से ही आपका सेट था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना है? तो जॉब का मेरा ये था कि जैसे मेरे फैमिली की थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति उस समय सही नहीं थी, तो मेरा प्लान तो पैसे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। बट जॉब मेरे लिए एक ट्रांजिशनरी फेज ऑफ लाइफ था, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उससे आई। और जैसा हमने अभी बात की कि कॉर्पोरेट लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा, और फ्रैंकली सेइंग मुझे क्लैरिटी भी नहीं थी उस समय कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इस तरह का कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास भी, मेरे स्कूल में, कॉलेज में, फतेहाबाद टाउन में कोई भी ऐसा मेरा कोई फ्रेंड हो या आसपास का रिलेटिव हो जो इस तरह से कभी एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो 2 साल जब मैं जॉब किया, तो 2 साल जॉब करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई, क्लैरिटी मिली, और मुझे एक साथ थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन गो अहेड फॉर दिस यूपीएससी एग्ज़ाम, और लेट्स ट्राई फॉर 2 ईयर 3 ईयर, जितना भी अगर उसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, देन वी कैन गो अहेड। राइट सर, वेरी ब्यूटिफुली यू शेयर्ड कि एक बारी थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट कर देता है, बिकॉज दिस जर्नी रिक्वायर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है और बहुत सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी है इसमें। सर आपने दिल्ली में आके प्रिपरेशन की या फतेहाबाद से ही की? इसके लिए तो मेरा पर्सनली मैं दिल्ली ही आया था, क्योंकि मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरे आसपास के सराउंडिंग में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल कॉलेज से, रिलेटिव से, कोई भी कभी इसी बैकग्राउंड से कोई लिंक ही नहीं था। और मेरी फैमिली में भी कभी भी किसी ने कोई जॉब ही नहीं की, और उसके बाद तो आसपास मुझे कुछ भी आइडिया था ही नहीं। तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन यही था कि मुझे दिल्ली आना है। यहाँ पे मुझे मेंटर्स के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स जो भी सर्कल मेरा यहाँ पे बनता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसी तरह से कोई हेल्प मिल पाए, तो मेरा इसीलिए मैंने जॉब भी की थी कि थोड़ा फाइनेंशियली भी वहाँ से हेल्प मिल जाए। तो मेरे लिए यही ऑप्शन था कि मुझे दिल्ली ही आना था, और इसके लिए मैंने 2 साल जॉब की, फिर जॉब से क्विट किया, देन आई मूव टू दिल्ली फॉर द सिविल सर्विस प्रिपरेशन।
राइट सर। सो एस्पिरेंट्स हमेशा ये कश्मकश में रहते हैं, स्पेसिफिकली जो स्मॉल टाउन से आते हैं। वैसे हर एक टाउन यूनिक होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। स्टिल सोचते हैं लोग कि दिल्ली आकर ही प्रिपरेशन हो सकती है। सर आपका इस पे क्या टेक है, लाइक जो एस्पिरेंट्स अभी कंफ्यूजन में बैठे हैं? इसमें मेरा ये ओपिनियन यही है कि जिस तरह से आज चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो और यूपीएससी एग्ज़ाम का जिस तरह से पैटर्न है, वहाँ पे मैटर करता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, राइट। आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितना हार्ड वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आज की डेट में आपको दिल्ली या किसी बड़े शहर में, जैसे काफ़ी लोग इलाहाबाद भी जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीवेयर। ठीक है, सभी जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट ये आपके अंदर क्लैरिटी रहना चाहिए कि अगर मैं ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ या फिर हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर की कोई न्यूज़ देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि मुझे किसी मेंटर की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकता हूँ, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, लगातार कर रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से भी, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको किसी दिल्ली या किसी अदर बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने की ज़रूरत है। राइट सर, यू मेंशन दैट मेंटोरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विसेज में। और अगर एस्पिरेंट्स को लगता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है, दे रिक्वायर हेल्प, तो वो मेंटोर्स की मदद ले सकते हैं। सर डिड यू हैव मेंटोर्स इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब आया यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम ब्लैंक था। जैसे मैंने बताया अभी, कुछ भी आइडिया नहीं था किस रास्ते पे जाना है, क्या सफ़र रहेगा। बस उस मुझे ये पता था कि मुझे मेहनत कर सकता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है थोड़ा सा, तो उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैं कोचिंग के माध्यम से, टीचर के माध्यम से कुछ धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बने और उनका सिलेक्शन भी हुआ। काफ़ी लोग आईएएस में गए, आईपीएस में गए, तो उनके माध्यम से धीरे धीरे मुझे चीज़ों का पता चला कि कैसे इस एग्ज़ाम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मैंने कहाँ गलती की है, उनका एनालिसिस करके उनको मैं किस तरह से करेक्ट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली मेंटरशिप का मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोल रहा, जिसने मुझे इस तरह की यूपीएससी जर्नी के लिए बहुत हेल्प की। राइट सर, अगर राइट मेंटोर्स हमको शुरुआत में मिल जाते हैं तो हम भटकते नहीं हैं और अटेम्प्ट्स भी हमारे बच जाते हैं। सर यू चूज PSIR एज योर ऑप्शनल, पर आप आते IT डिसिप्लिन से और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं असम यूनिवर्सिटी से। सो सर क्या लॉजिक था आपका कि आप PSIR एज एन ऑप्शनल चूज़ करेंगे? उसमें मेरा यही था कि मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि IT एज अ सब्जेक्ट इन अ सिविल सर्विस इज़ नॉट देयर फॉर ऑप्शनल। ठीक है, तो मेरे पास तो यही ऑप्शन था कि कोई भी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से PSI या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी वगैरह को ही सब्जेक्ट लिया जाए। लेकिन उसमें PSIR चूज करने का रीज़न ये रहा क्योंकि मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी लॉन्ग जर्नी रही। असम फतेहाबाद से लेके सिलचर जाता था, तो इतना सारा राज्यों से होके जाते थे। फिर मैं बेंगलोर भी रहा, तो एक एक्सपोजर भी मिला। वहाँ भी मैं दोस्तों के साथ बात करता था। जब मैं बेंगलोर में था तो उस समय मैं दोस्तों से साउथ इंडिया के बारे में बात करता था, और न्यूज़ में भी हम पढ़ते ही हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉलिटी की आती हैं। और मैं एक चाइनीज़ कंपनी में भी था, तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो इस तरह से ओवरऑल जो चीज़ें मूव ऑन हुई वो PSIR के अराउंड हुई। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो मैं PSIR के साथ थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। देन फाइनली आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद द PSIR एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई UPSC जर्नी। राइट सर। सर PSIR थोड़ा सा बल्कि सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट सिलेबस बहुत वास्ट है। सो आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे सिलेबस को पकड़ कर और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं? इसके लिए तो मेरे स्टूडेंट को एडवाइस रहेगी, नंबर 1, जैसे आपका इंटरेस्ट जो होता है, जब किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है ना, तो फिर वो कितना बल्कि है या क्या है वो मैटर नहीं करता। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वही होता है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जब आप GS पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, किसी भी न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते या कभी कभी अखबार पढ़ते समय आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर मैंने उठा लिया तो मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा ही होना चाहिए जिसको आपको पढ़ के एंजॉय हो, क्योंकि आपको इसमें डेप्थ में जाना ही है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमेशा ऐसा चूज कीजिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपको
कब वो आपके एक दो चैप्टर ख़त्म हो गया, कब आपने 10 15 20 पेज पढ़ दिए, 1 घंटे में पढ़ दिए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, इंटरेस्टिंग भी रहा, और आपको साथ जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी जीएस को पढ़ने के साथ साथ वो भी सॉल्व हुई, एंड आप यू आर फीलिंग लाइक अ फ्रेश माइंड से। तो उस समय आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। राइट सर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, ये नहीं कि प्रेशर में पढ़ रहे हैं, मम्मी कह रही है तो बुक खोल कर बैठे। मज़ा तभी आएगा जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो और आप जानने की जिज्ञासा रखते हो। दैट इज़ ट्रू सर। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, आपको चूज़ करना है उसमें से। सर, व्हाट डू यू रेकमेंड कैंडिडेट्स? नंबर 1, ऑप्शन ए इज़ कि ओनली प्रिपेयर नो वर्क। ऑप्शन 2 इज़ प्रिपेयर एंड वर्क, आप साथ में काम भी कर सकते हैं, कोई जॉब भी कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इस इनिशियली कुछ अटेम्प्ट्स में आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान दीजिए और बाद में लास्ट अटेम्प्ट्स में आप काम भी कर सकते हैं और जॉब भी प्रिपेयर भी कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन 4 एनी अदर। इसमें मेरा एस्पिरेंट को यही एडवाइस रहेगी कि फर्स्ट वो सेल्फ एनालिसिस करें। इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वंस अगेन कि वी ऑल आर अ यूनिक पर्सनैलिटी, वी कम्स फ्रॉम वेरी यूनिक बैकग्राउंड, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, जिस रीजन से हम आते हैं, जिस टाउन सिटी से आते हैं, बहुत यूनिक हो सकता है। हर किसी की इस स्टेज पे आने के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए, 22 23 24 साल के आप हो जाते हैं तो यूनिक पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। तो आपको पहले सेल्फ एनालिसिस करना है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन कैसी है, फैमिली आपको कितना बैकग्राउंड सपोर्ट करने के लिए रेडी है। काफ़ी जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उसमें शादी का भी प्रेशर होता है, फैमिली के तमाम तरह के इश्यूज होते हैं, तो वो उन्हें एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारी फैमिली की, हमारे घर परिवार की, मेरी खुद इंडिविजुअली की क्या आगे लाइफ को लेके प्लानिंग है। तो बहुत सारे केस में होता है कि जैसे उनको क्लैरिटी है तो वो उन्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी केसेस में, जैसे मेरे टाउन के भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि फैमिली से उतना सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं मिल पाता। भले ही वो मॉरली आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, और एक एज के बाद आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस समय ऐसे स्टूडेंट को मेरा एडवाइस रहता है कि आप 1 या 2 साल जॉब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और कोई भी कितना भी टैलेंट हो, फिर भी यू कैन नॉट बी श्योर कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो आपका, अगर आपको लगता है कि 1 या 2 साल जॉब करके थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूँ, जैसे मेरे केस में भी था, मुझे एक बैकअप ऑप्शन भी चाहिए था, क्योंकि लाइफ इज मोर बिगर देन द यूपीएससी, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एग्जाम। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरा लकीली हो गया 4th अटेम्प्ट में, लेकिन सपोज नहीं हो पाता, तो मेरी लाइफ को आगे तो मुझे मूव ऑन होना ही है, किसी ना किसी फील्ड में तो मुझे आगे अच्छा करना ही है। और हर कोई इंसान, वो कहते हैं ना कि मतलब हर इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी एक फील्ड में ज़रूर अच्छा कर सकता है। तो वो फील्ड आपको लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस बनानी है, उसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, और उसी तरह का आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको पहले जॉब करनी है या फिर प्रिपरेशन करनी है। Right, sir. Albert Einstein also said this, that don't judge a fish by its ability to climb. So everybody is unique. तो अपने खुद से कुछ टाइम खुद के साथ बैठो, सोचो, और वो क्लैरिटी लाओ कि जॉब करनी है, फाइनेंस जो भी फैमिली की कंडीशन है उसको भी देखो, लाइक यू ऑल्सो डिड सर, सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि कैसे वो क्लैरिटी लानी है और आगे बढ़ना है। सर, यू मेंशन दैट सिविल सर्विसेज इज़ नॉट 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। तो ये लंबा जो सफ़र है उसमें कई फेलियर्स भी हम लोग देखते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग आवरसेल्व्स कि मुझ में कमी होगी, मुझ में दिमाग नहीं है, एंड देन देयर इज़ पीयर प्रेशर, देयर इज़ फैमिली प्रेशर। तो इन सब से कैसे एक एस्पिरेंट बाहर निकले? तो जैसे आपने बात की सेल्फ डाउट की, तो सेल्फ डाउट का तो इलाज है कि सेल्फ असेसमेंट। राइट। जब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट आए, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। आपको अपनी जर्नी याद करनी है, राइट फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज से लेके, हम सभी ने बहुत सारे एग्जाम हम फेल होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, अपनी गलतियों का एनालिसिस करते हैं, और उनको असिस्ट करने के बाद हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। हर किसी की लाइफ में होता है, चाहे वो कोई भी हो, सिविल सर्वेंट हो, मजदूर हो, कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर हो,
बहुत सारे ऐसे इवेंट हमारी लाइफ में हुए होते हैं, तो हमें सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना है। ट्रू। तो हमें रियलाइज होगा कि मैं उस एग्ज़ाम में भी इस तरह की मेरी हालत थी, मैं फेल हो गया था, या मेरे कम नंबर आए थे, टीचर से डांट पड़ी थी, फिर मैंने अपने आप को रीवर्क किया। तो जब आप सेल्फ असेसमेंट करते तो आपको रियलाइज होता है कि आपने गलती कहाँ की है। जब गलती की है तो फिर हमें सुधारने में कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम पकड़ ही नहीं पाते हम गलती कहाँ कर रहे हैं। राइट। तो हमें सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस जब आप कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उन पर रिवर्क करना है, तो आपका जो सेल्फ डाउट है वो एकदम झट से भाग जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। सेकेंड चीज़ जो आपने बात की प्रेशर की, तो डेफिनेटली ये एक एग्ज़ाम ही प्रेशर का है। और जो प्रेशर को अच्छा से वो बोलते हैं ना कि कोई प्रेशर में बिखर जाता है और कोई प्रेशर में निखर जाता है। राइट। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जब आप एक्चुअली में सेलेक्ट होकर जब आप काम करेंगे, तो सिविल सर्विसेज जो बेसिकली होल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। Right. हमारे ऊपर 140 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। True. तो उस एक्सपेक्टेशन को हैंडल करने के लिए आपको प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा से जो मैंने सेल्फ असेसमेंट की बात की वो करता था, और उसके बाद मेरे पास जो मोटिवेशन की जो मैं एक बीच बीच में कविताएं भी बोलता रहता था, इस तरह की मैंने कुछ बहुत सारे वीडियो मोटिवेशनल थे वो अपने फ़ोन में सेव करके रखे थे। तो जब भी मुझे डिमोरलाइज लगता था, फ्रस्ट्रेटेड होता, तो मैं उसको एक बार गुनगुना लेता था, याद कर लेता था। तो वहाँ पे मुझे बहुत उनसे हेल्प रहता था कि इस तरह की सिचुएशन से मैं बाहर आ पाता था। राइट, वेरी राइटली शेयर्ड सर। तो आंखें बंद करो और रिवाइंड करो और फिर अपनी गलतियों का एनालिसिस करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, फियर रिग्रेट नॉट, डोंट फियर फेलियर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर, इन सिविल सर्विसेज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, जोश के साथ सुबह उठेंगे, लंबा सा टाइम टेबल बनाएंगे, फिर उसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देंगे, अब भूल जाएंगे कि टाइम टेबल बनाया था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग दिस रिपीट्स, बट टाइम टेबल बनाकर फॉलो भी करना है। सो सर, दिस कंसिस्टेंसी, दिस टाइम टेबल, हाउ डिड यू मैनेज इन सिविल सर्विसेज? तो इसमें मुझे वही स्कूल की एक छोटी सी कविता बहुत याद आ जाती है, जो मैं टाइम टेबल बनाते टाइम, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते टाइम, डेली रूटीन मेंटेन करते टाइम बहुत ध्यान रखता था। तो इसका जैसे वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे खेलने के टाइम पे खेलना है, मतलब मनोरंजन करना है, और पढ़ाई के टाइम पे मुझे सिंसियरली पढ़ाई करनी है। और अगर मुझे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, पार्टी करना है, वो भी आप कर सकते हैं। यूपीएससी कोई एक रेस्ट्रिक्शन का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी जब फ्रीडम का एग्जाम है, जहाँ आपकी थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन है, वो तभी डेवलप होंगे जब आप अपने आप को ओपन करेंगे। आप किसी चीज़ को बाउंड करके नहीं रखना है। तो जहाँ सोने की ज़रूरत है, मुझे रिलैक्स की ज़रूरत है, मेरा आज मन नहीं करना पढ़ाई करने का, तो मुझे नहीं पढ़ाई करना है। आज मुझे किसी फैमिली फंक्शन में जाना है और मुझे लगता है कि जाना ज़रूरी है, मैं वहाँ पे एंजॉय कर पाऊँगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा मुझे। हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, कभी बहुत सारा खाने के लिए हम लोग तड़पते रहते हैं कि एक अच्छा खाना मिल जाए। तो अगर किसी पार्टी में जाके मुझे अच्छा खाना मिल जाता है और मैं खाने से मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं पर्सनली बताऊँ, तो इस तरह की चीज़ों में जाना ज़रूरी है। तो मेरा सिंपल सा है कि आप टाइम टेबल बनाते टाइम, अपना डेली रूटीन बनाते टाइम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल बनाइए जहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होता रहे, आपकी फिजिकल मेंटल वेलबींग भी रहे, और आप इस एग्ज़ाम को एक प्रेशर की तरह ना लें, एक इंजॉयमेंट की तरह लें। बिकॉज यूपीएससी इज ए जर्नी, आपको इस जर्नी को एंजॉय करना पड़ेगा। तब आप अगर इस जर्नी को एंजॉय करेंगे तो आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंसी रहेगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को खुश रखना है। अगर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो वो पढ़ाई पे भी उसका नेगेटिव असर ही पड़ेगा। हमें लगता है कि हम 10-12 घंटे से सिर्फ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो और फिर अंदर से अच्छा नहीं महसूस हो रहा है तो वो अच्छा नहीं रिजल्ट लेकर आ पाएगा। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सर, यू मेंशन्ड दैट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बैलेंस लाइफ जीना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस सर्विसेज एज वेल। तो सर, आपने उसको कैसे किया?
तो इसका एक तो मैं टाइम टेबल बहुत, मैंने जिस तरह से बात की अभी, तो टाइम टेबल का मैं बहुत ध्यान रखता था। बहुत हैवी लोडेड टाइम टेबल मैं कभी नहीं बनाया। और मैंने इस तरह से रखा जैसे उसमें मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जो एग्ज़ाम के समय जो स्टूडेंट से बात करते हैं उनकी गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रहती है। तो वो हमेशा कहते हैं कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो इतना होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा जंप मारूं ऊपर ना तो वो मेरी पकड़ में आ जाए। इतना भी ऊपर ना हो कि मैं कितना भी जंप मारता रहूं, सीढ़ी भी लगा लूं तो भी उस तक पहुंच नहीं पाऊं। तो ये मैं ध्यान रखता था। और साथ ही साथ जैसे मुझे कुछ कविताएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये मैं गुनगुनाता रहता था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस समय मुझे पेशेंस के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, एक अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहती थी। तो आई ऑलवेज कीप ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। राइट सर। फिजिकल एक्टिविटीज़, आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे? फिजिकल एक्टिविटी में मेरा सबसे बेस्ट और बहुत इजी रहता है वो है डेली वॉकिंग। मैं जब भी नॉट ओनली सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम में, जब मैं बेंगलोर में भी काम करता था, इंजीनियरिंग में भी था, आज भी सिविल सर्विस में हूँ, तो जब भी मैं परेशान होता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो आई जस्ट गो फॉर अ वॉक। जस्ट 2-3 राउंड मार लेते हैं और चाय पी लेते हैं। और चाय पीते पीते वॉक कर लेते हैं, एक दो दोस्तों के साथ बातचीत हो जाती है। जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो जो आप छोटे से रूम में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से आइडल हो गई है। जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो फ्रेश होते हैं, साथ के साथ बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, पशु पक्षियों का उनकी आवाज़ को सुनते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं। अगर बारिश हो रही है तो एक अलग फील होता है। तो मेरे लिए वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, और ये बहुत ईजी है, कहीं भी कहीं किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी पैसे का खर्च नहीं है, जस्ट यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स इट। Right, sir. So walking is important and also some physical activity जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखे। A healthy body resides in healthy mind, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है अगर इस जर्नी में हम सबको सस्टेन करना है तो। सर नाउ विल मूव ऑन टू डिफरेंट सेक्शन। सर लैंग्वेज के ऊपर अब हम बात करेंगे। सर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे बैरियर्स मानते हैं, जैसे कोई स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स है, कोई रीजनल लैंग्वेज रही हुई, तो इंग्लिश में वो कैसे कन्वर्ट करे, या फिर इंग्लिश नहीं आती तो कुछ प्रॉब्लम है। सर व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? क्योंकि ये तो मैंने पर्सनली भी फील किया हुआ है, पर्सनली फेस किया हुआ है। क्लास 12 तक मैं भी हिंदी मीडियम से था और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से था, यूपी बोर्ड से था। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आगे कैसे इंजीनियरिंग में या आगे की जो भी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ तो उसमें किस तरह से इंग्लिश में आपको अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी है। तो उसके लिए मेरे को भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो उसके लिए मेरा अप्रोच यही था कि सबसे पहले जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो हमारे घर में भी, हर किसी के घर में भी आता ही है, तो सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स से वाले पेज से शुरुआत करता था, लास्ट वाले पेज से, क्योंकि मैं क्रिकेट में की मैंने बात की थी, तो मेरे को क्रिकेट पसंद था। तो मैं क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ता रहता था, उसमें समझ में आ जाता था। भले ही मुझे इतनी इंग्लिश के वोकैबुलरी टर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत गड़बड़ था। तो मैं जब इंग्लिश के टर्म पढ़ता था तो, और वो स्पोर्ट्स में तो किसने कितने रन बनाए, इंडिया कम मैच जीता, इससे पढ़ते इंटरेस्ट भी आने लगा धीरे धीरे। तो साथ के साथ जब इंटरेस्ट आने लगा तो कुछ ऐसे टर्म होते जो मुझे पता नहीं थे, तो मैं डायरी में नोट कर लेता था। तो डायरी में जब मैं नोट करता था तो डेली कोशिश करता था कि 4-5 वर्ड को मैं रिवाइज कर लूँ जिनका उनका मुझे मीनिंग भी पता चले। तो धीरे धीरे ऐसे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। तो मैं न्यूज़पेपर से मूव ऑन होने लगा अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई, तो मैं एक साइड वाले पेज पे कुछ कुछ इंग्लिश के मीनिंग्स थे वो लिख लिया करता था। कोशिश करता था कि हर दिन 2-4-5 मीनिंग को रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लूँ। तो इस तरह से जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेली आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इससे आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव होने लग जाती है। राइट। सो सर मिरर एक्सरसाइज भी होती है कि शीशे के सामने खड़े रहो और तेज तेज बोलो। एंड लैंग्वेज वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश ख़राब है, या फिर लैंग्वेज ही नहीं सब कुछ, एक स्टेटस सिंबल नहीं है, इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड हम उसको एफर्ट डालेंगे तो हम भी वो सीख सकते हैं।
दैट्स इम्पोर्टेंट। सर, कुछ बच्चे मेंस एग्जाम इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन बाद में इंटरव्यू में वो हिंदी चूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो कुछ गड़बड़ है कि सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली Right. बात नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू की बात होती है तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है, अपने ओपिनियन को बताना है। तो वहाँ पे जिस किसी भी भाषा में, क्योंकि ये तो भाषा यूपीएससी ने ही अलाउ की है, Right. मैं तो खुद अपनी भाषा बना के वहाँ उनको नहीं लेके जा रहा। Exactly. तो ये तो यूपीएससी ने ही अलाउ की है, तो यूपीएससी के लिए चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो सभी बराबर ही है। Right. ये मैटर ये करता है कि आप अपने आप को हाउ स्ट्रांगली और कन्विक्ट कर पा रहे हैं, स्ट्रांगली आप प्रेजेंट कर पा रहे Right, हैं। sir. तो उसमें ये मैटर करता है कि आपके लिए भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, उन क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हैं, आपकी ओपिनियंस क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, वो ज़्यादा मैटर करती है। राइट, सो बात में तथ्य होना चाहिए, बात में ग्रेविटी होनी चाहिए, चाहे फिर आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं। सर, ऑल्सो योर स्टडी रूटीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टडी रूटीन कैसा था? स्टडी रूटीन का जो मैंने अभी बात की थी कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले Right, वाइल यू प्ले, right. तो इसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था Right. कि स्टडी रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रूटीन हो जाए, और एक डिसेंट अमाउंट का जो मेरे टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं, और मेरे ऊपर इतना प्रेशर ना रहे कि मैं उस प्रेशर के अंडर में आ जाऊं और डेली डेली मेरे पास बैकलॉग क्रिएट होती चली जाए। तो ये मैं ध्यान रखता था और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। साथ ही साथ डेली रूटीन में मेरे ये कोशिश था कि जो मेरी हॉबी है, जैसे वॉकिंग बहुत सिंपल है, तो मैं दिन में 3 बार कर लेता था, सुबह एकदम उठ के, फिर शाम के टाइम पे, रात को। तो ये वॉक की जो मेरी हॉबी है उससे मुझे फिजिकल फिटनेस भी मिलती थी, मेंटल वेलबींग भी होती थी, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि अपने दोस्तों के साथ आपको बातचीत करते रहना चाहिए। अकेले बैठ के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम आप आइसोलेटेड भी नहीं हो जाना है। Right. तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, तो आपको उनसे बात करना चाहिए, और एक हेल्दी रूटीन, कॉम्प्रिहेंसिव रूटीन बना के ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। राइट। सर, आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि एस्पिरेंट्स को अक्सर ये रहता है कि 10-12 घंटे नॉर्मल है, ये तो पढ़ना ही है। सर, दैट कैन वेरी, नो, किसी की कोई जल्दी पकड़ लेता है तो वो 8 घंटे में भी काम कर सकता है, किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है टारगेट्स कंप्लीट करने में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। तो इसमें तो वही मुझे कछुआ खरगोश की जो हमने कहानी बिल्कुल अभी बात की थी, तो उसमें ही यही चीज़ है कि हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है, हर किसी का एक माइंड होता है, उसकी एक कैप्चरिंग पावर होती है। किसी कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मेरा इसमें एडवाइस सबको यही है कि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक्स को, या उसका बैकग्राउंड इस तरह से रहा है कि उसने पहले से ही उस चीज़ को पढ़ाई कर रखा है, तो उसको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ पढ़नी है, आपका बैकग्राउंड इस तरह रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, 1-2 घंटे आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो आपको इस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए कि घंटे मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपका जो आपका टारगेट्स हैं, जो आपने बनाए, वो अचीव आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। राइट। तो ये सुनी सुनाई बातों पे किसी को नहीं जाना है, अपना फोकस देखो, अपने टारगेट सेट करो और फिर आगे बढ़ो। सर, इस जर्नी में ऐसा कोई इमोशनली ब्रेकडाउन मोमेंट आया जब आपको लगा कि बस सब और नहीं, एंड आई वांट टू गिव अप, एंड स्टिल यू डिड नॉट गिव अप? यस, बिल्कुल सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, जहाँ आई डिसाइडेड टू गिव अप बट डिड नॉट गिव अप। वही चीज़ हुआ था कि जब मैं 3rd अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा था, और मेरा 3rd अटेम्प्ट में फरवरी 2020 के समय मेरा इंटरव्यू हुआ था, और ये वही वक्त था जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था। और कोरोना से पहले मेरा इंटरव्यू हो गया था, लेकिन कुछ कैंडिडेटों का रह गया था और गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, कंप्लीट लॉकडाउन था। तो ये बहुत टफ टाइम हमारे पूरे देश के लिए ही टफ टाइम था, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए टफ टाइम था। तो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो हम तो स्टक हो गए थे दिल्ली में, क्योंकि इंटरव्यू भी रुक गए थे। और फिर धीरे धीरे जिस तरह से सिचुएशन, जो पेनफुल कंडीशन थी, वो धीरे धीरे ईज आउट हुई, और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन उठाया और इंटरव्यू फिर से शुरू हुए। और फिर फाइनली जब
अगस्त में रिजल्ट आया तो मेरा इंटरव्यू देने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो एकदम से कोरोना का भी प्रेशर था और इसका एग्ज़ाम के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली चैलेंज हो गया। और क्योंकि मैं 4 साल 3 अटेम्प्ट थे मेरे, तो 4 साल हो गई थी तैयारी करते हुए। 2016 से मैं तैयारी कर रहा था, 2020 आ गए, 4 साल हो गए। 4 साल से मैं जॉब भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं आ रहा मेरे पास, और इंटरव्यू में फेल होना मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आना, इसका मतलब सिंपल होता है कि 99 पे जो सांप काट जाता है ना, आप ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है। तो आई डिसाइडेड कि मेरा हमेशा से लाइफ का मैटर रहा है कि मेरी लाइफ इज मोर बिगर देन एनी एग्जाम। जो मैंने बात की थी कि हर फील्ड में कोई ना कोई अच्छा कर सकता है, तो उस समय मुझे ये आया कि यूपीएससी मेरे लिए सही नहीं है, मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो फिर उस समय मुझे लगता था कि जो मेरी जॉब है वहीं पे जाना ही बेटर रहेगा। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस मुझे आने लगे। फिर धीरे धीरे जिस तरह से फैमिली का सपोर्ट रहा और मैंने अपने आप को सेल्फ असिस किया, क्योंकि इंटरव्यू तक मैं पहुंच चुका था। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती रह गई होगी, थोड़ा सा कुछ कम नंबर रह गए जिसके कारण नहीं आ पाया। तो फिर दोबारा से मैंने अपने आप को रिफ़्रेश किया, दोबारा से अपने आप को रीअरेंज किया, दोबारा से मोटिवेट किया, और सेल्फ असेसमेंट के बाद रियलाइज़ हुआ कि लेट्स ट्राई फॉर वन मोर अटेम्प्ट। Wow, that's so beautiful, sir. You did not give up, and that is what matters. नहीं तो शायद हम ये podcast नहीं कर रहे होते आज। सर, what was your parents' role in your journey? जैसे आपने बोला कि फैमिली बहुत, इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। सर, आपकी फैमिली ने कैसे आपको मोटिवेट किया है? फैमिली का तो फैमिली इज़ लाइक अ बैकबोन इन दिस जर्नी। तो क्योंकि हर कोई हमें इस दुनिया में आज की डेट में जज कर रहा है, एवरीवन वांट अ क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्विक एवरीथिंग, सब चीज़। अब 10 मिनट में मुझे ब्लिंकिट से ऑर्डर करना है, तो इस तरह से हो गया कि 10 मिनट में या क्विकली मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, हर जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो रिलेटिव वगैरह भी, शादी का भी प्रेशर आने लगता है एक पॉइंट पे। तो हर कोई पूछने लग जाता है कि वो इतने साल से तैयारी कर रहा है, कब सिलेक्शन होगा, और नहीं हो पाता यूपीएससी में, क्योंकि मेरे आसपास तो किसी का हुआ भी नहीं था। तो और ज़्यादा प्रेशर होने लगा। तो फैमिली इज़ द बैकबोन, जो पीछे रह के हमें सपोर्ट करती है, जो इस तरह का प्रेशर झेलती है। तो क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली दे विल नॉट टेल एनीथिंग टू अस, बट फैमिली को डेफिनेटली वो जब भी मिलेंगे, शादी में मिलेंगे, फंक्शन में मिलेंगे, कहीं भी घर पे मिलेंगे, तो वो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऐसे समय पे फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को झेलते हैं, आप तक वो चीज़ आने ही नहीं देते कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। तो जब आपके पास ये इस तरह का फैमिली सपोर्ट रहता है, बैकबोन आपकी स्ट्रांग रहती है, तो डेफिनेटली आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है कि फैमिली मेरी के साथ ही है, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अपनी पढ़ाई पे, अपने टारगेट्स पे कहाँ गलती रह गई, एक बार दोबारा से फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। राइट सर, राइट। वो 4 लोग ना हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन फैमिली के लिए आप उनके बेटे या बेटी ही रहोगे, चाहे आप ऑफिसर बन जाओ या ऑफिसर ना बनो। दैट इज़ वेरी ट्रू सर। सर, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होता, स्पेसिफिकली अगर हम स्मॉल टाउन्स की बात करें, तो वो बच्चों को कैसे गाइड करें? वो कई बार उनको खुद को इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो वो कैसे बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं? आप उन क्या आपका टेक है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें क्योंकि मेरी भी, मैं भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में ही था, तो इसमें मेरा ऐसे पेरेंट्स को यही सजेशन रहता है कि डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी पैसा अर्न करते हैं, और कितने बड़े शहर से आते हैं, घर परिवार कितना है, घर पे सारी सुख सुविधाएँ हैं या नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता। एज अ पेरेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए जितना भी आप उसको मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा फिगर आउट पॉइंट हो जाता है। क्योंकि जब आप मॉरली सपोर्ट करते हैं, तो जो रेस्ट मेहनत का काम है, जो वर्कआउट करने का काम है, वो तो आपका बच्चा कर ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको, अपने बच्चों को गाइड कीजिए,
समय समय पे आप मोटिवेट करते रहिए, उनको कोई ऐसी परेशानी दिक्कत तो नहीं आ रही जिसके कारण वो अननेसेसरी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे कोटा में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट ही अननेसेसरी डिमांड करने लग जाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, या आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने ही लाने हैं, या आपको इस फील्ड में जाना ही जाना है। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा यूनिक है। एब्सोल्युटली। हाथ की पांचों उंगली भी बराबर नहीं होती। तो सेम वे में पेरेंट्स को ये है कि जिस किसी भी फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है, एक रीजनली वे में आप उसको डेफिनेटली आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए और आप उसको एनकरेज करना चाहिए। Right, sir. Very important message that you've given to parents today, that unnecessarily बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालिए, अपने एक्सपेक्टेशंस, आपकी भी कुछ ड्रीम्स है लेकिन उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर थोपिए मत। आपका भी चाइल्ड, एवरीबडी इज़ यूनिक। सो अगर ऑफिसर बने या ना बने, लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा सब कर ही लेंगे। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सर, अब हम आपकी सर्विसेज के ऊपर चलते हैं। सर, ICAS के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट दिस सर्विसेज? बेसिकली ICAS जो है सिविल अकाउंट सर्विस एक स्पेशलाइज सर्विस है जो मोस्टली फाइनेंस और अकाउंट्स में डील करती है। और हम सब जानते हैं कि फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कौटिल्य के टाइम से रहा हो या ब्रिटिशर्स के टाइम पे रहा हो या मॉडर्न डे की हम बात करें। तो फाइनेंस ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर आप इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और आजकल हम डिजिटल की बात करते हैं कि डिजिटली DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से, कि लोगों के अगर पास तक अगर पैसा इफेक्टिव वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, टाइमली अगर पहुंचा पाते हैं, तो क्योंकि फाइनेंस से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो जैसे हमने अभी भी बात करें तो इंसान को कितना पेनफुल जर्नी से गुजरना पड़ता है। तो ICAS एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करते हैं, और उस पब्लिक फाइनेंस को आप अगर अकाउंटेबल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में मैनेज कर पाते हैं तो जनरल पब्लिक को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। Absolutely. Finances is the backbone of any prosperous country. Political stability के साथ साथ economic stability is very important. और वही आप जैसे ऑफिसर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? ट्रेनिंग के दौरान जैसे लाइक विलेज विजिट होता है जो हमारा, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं विलेज से ही आता हूँ। और इस विलेज विजिट में जब हम लवासना के माध्यम से 1 वीक अटैचमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर विलेज में जाते हैं, तो मेरा भी एक ऐसे ही विलेज में अटैचमेंट हुआ। एक पूरा वीक हम लोग प्राइमरी स्कूल में रहे, तो वहाँ के लोगों के माध्यम से उनकी क्या प्रॉब्लम होती है उनके बीच रह के समझा, और उन्हीं के साथ उनका जो लोकल फूड होता है वो एंजॉय करते हैं, और उनके साथ रह के बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं। तो जो ये 7 दिन का जो माहौल है, प्रॉपर पूरे गांव में जाके समझना, सीखना, उनके साथ रहना, तो ये सारा चीज़ मेरे साथ आज भी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। और वहाँ के कुछ बच्चों का आज भी मेरे पास कभी कभी कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, नंबर शेयर हो गए हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की जो विलेज विजिट है। और इसके साथ साथ जो हमारे लिए भारत दर्शन होता है, हिमालयन ट्रैक होता है, क्योंकि कभी हम गए नहीं थे, और तो हिमालयन ट्रैक पे जो यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप समझते हैं कि टफ जो ज्योग्राफी है वहाँ पे अपने आप को कैसे अकोमोडेट करना है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है ट्रेनिंग। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल सर, एंड इट्स ट्रू दैट इंडिया रिसाइड्स इन इट्स विलेजेस। तो वो गाँव की जो मिट्टी की खुशबू है वो आज भी वैसी ही है। सर, एक पर्सनल सवाल। सर, यूपी जब आपका क्लियर हो गया सिविल सर्विसेज, तो आपने अपने UPSC की किताबों का क्या किया? तो बहुत सारी जो किताबें आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि वो मेरी मेमोरी है, वो मेरी अटैचमेंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल उनके साथ लगाए हुए हैं। तो उसमें भी एक जो मेरी डायरी है जहाँ पे मैं अपना जो बात कर रहा हूँ बार बार, सेल्फ असेसमेंट की, प्लानिंग की, टाइम टेबल की, मैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखता था। किस प्रीवियस अटैम्प्ट में जब मैं फ़ेल हो गया तो मैं उसमें एनालिसिस किया कि क्यों फ़ेल हो गया, क्योंकि UPSC इतना बड़ा एग्जाम है। हम जब प्रीलिम्स दे के आते तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं B ऑप्शन टिक करना था, तो मैंने C क्यों टिक कर दिया। मेंस में इस वाले
क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना था, मुझे पता नहीं मैंने क्यों क्या किया कि इतने कम नंबर मेरे जीएस में आए। तो उस तरह की चीज़ों का जब मैं एनालिसिस करता था, टाइम टेबल बनाता था, मोटिवेशनल थॉट्स लिखता था, तो वो मेरी एक 5 साल की एक जर्नी की एक डायरी है। तो आई ऑलवेज कीप विद माई सेल्फ, और आज भी वो मैं जब डायरी के पन्ने कुछ पलट लेता हूँ तो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं, और मुझे एक एनर्जी भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि इतने टफ फेज से निकल के जब हम आज निकल के आ चुके हैं, तो आज अगर सामने मेरे कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं उससे निकल के भी बाहर आ सकता है। तो इसलिए वो मैंने अपनी एज अ मेमोरी के लिए कुछ किताबें और कुछ डायरियाँ अपने पास आज भी रखी हुई हैं। ओह वाओ, दैट्स रियली नाइस सर। हार्ड वर्क और डेस्टिनी के बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है सर, आपका क्या टेक है इस पर? तो इसमें तो मुझे लॉर्ड कृष्णा की जो भगवत गीता में जो बात है, श्लोक, ये भी मैं स्कूल के टाइम से मुझे याद है, मेरे स्कूल में काफ़ी होता था, बोला जाता था कि कर्मण्डेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोच सत्कर्मणि। तो लॉर्ड कृष्णा की जो बात है कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। आई डोंट नो कि डेस्टिनी क्या होती है, मैं उसको प्रॉपरली डिफाइन भी नहीं कर पाता, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हार्ड वर्क का फल देखा है। अपने केस में नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोगों के केस में फ़र्क देखा है। जो कुछ साल पहले कहाँ थे, उन्होंने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि उन्हें क्विक रिजल्ट ना मिला हो, फेलियर मिला हो, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपने आप को रीअसेंबल किया, रीअसेस किया और दोबारा से मेहनत की, तो हार्ड वर्क का फल देखा है मैंने। हार्ड वर्क से लोगों की किस्मत बदलते हुए देखी है, लोगों की तकदीर बदलते हुए देखी है। तो आई पर्सनली बिलीव इन द हार्ड वर्क एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल कि हार्ड वर्क आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन मंजिल ज़रूर आपको मिलती है। वाह, वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड सर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 6th अटेम्प्ट तक पहुंच जाता है लेकिन क्लियर नहीं कर पाते, और इंटरव्यू तक भी पहुंच जाता है फिर भी क्लियर नहीं कर पाते। तो सर, हाउ वुड यू वांट टू मोटिवेट देम? अब मेरे ऐसे बच्चों को यही सलाह रहती है कि लाइफ इज़ मोर बिगर देन एनी एग्ज़ाम, और ज़रूरी नहीं है कि हम इस फील्ड में ही सक्सेस हों, हमारे लिए कोई ना कोई फील्ड ज़रूर होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, इसीलिए कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करना आपको कभी छोड़ना नहीं है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप इस फील्ड में सक्सेस ना हो पाएँ, या फिर 1 या 2 और अटैम्प्ट दें तो उनमें आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर अगर आप इस फील्ड से कम्प्लीटली मूव आउट होकर अदर फील्ड में भी चले जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हो सकता है जब आप वहाँ पर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए मेरा ऐसे बच्चों को यही सलाह रहती है कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ इज मोर बिगर देन एनी एग्जाम। राइट सर, you've been reiterating this and so important. Also दोस्तों, ये याद रखें कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। So thank you so much sir for joining HLA today. We wish you all the success, happiness, prosperity in your career, in your life. Thank you so much. धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सर की कहानी को सुनकर मुझे श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता याद आ रही है। उसका एक छोटा सा स्टैंजा है जो कहता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती उसे गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो दोस्तों, याद रहे कि हर अटेम्प्ट, हर फेलियर और हर एक साइलेंट नाइट हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में शेप कर ही रही है। तो निराश होने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स डालो और आगे बढ़ो। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कारवान में हमारे साथ सफ़र करना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब HLA। थैंक यू।